एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना थीम 9 फ्रॉम क्लास 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी विच इज टाइटल्ड एज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो भैया हमारा किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाला यानी कि द मुगल कोच चैप्टर इस पूरी वन शॉट वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए क्या फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले वील बी एनालाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि भैया इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं वो कौन से रहेंगे। उसके बाद वील बी गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ एवरी टॉपिक। थोड़ी सी भी अगर आपको ये वीडियो लंबी लग रही है ये याद रखना कि पूरा 33 पेजेस का चैप्टर करवाया जाएगा कवर। सो जितना भी ये इन्वेस्टमेंट है ये प्राइसलेस है एंड द एक्सप्लेनेशन एंड द वेज ऑफ लर्निंग थिंग्स जो नेमोनिक्स में प्रोवाइड करूंगी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मिल के एक बार वन शॉट में करते हैं कंप्लीट बिकॉज दिस इज एसेंशियल फॉर अ क्लास 12th एज वेल एज आवर CUET एग्जामिनेशन। चलिए सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके तो सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है इसको रीड करके हमें समझ आता है कि भैया जो फोकस है हमारा पूरे चैप्टर में वो किस चीज़ पे रहेगा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूरा चैप्टर जताना चाह रहा है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम एनालाइज करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन है कि कैसे कब क्या हुआ, कौन कौन से रूलर्स थे, क्या सक्सेशंस हुई, किसके रूल में कितनी तरक्की हुई। क्लियर है। आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें शॉर्ट में बताया गया है अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स फॉर आर स्टडीज इन दिस चैप्टर। क्लियर है। यहाँ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शॉर्ट आंसर्स को लेके भी एंड जो पूरा एक होता है ना क्रक्स चैप्टर का वो ये है द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। शॉर्ट आंसर को लेके वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। एक मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनती है, जो लाइब्रेरी होती है उसे क्या कहते हैं, किताब खाना। क्लियर है। आगे चलते हैं। द पेंटेड इमेज रीडिंग के लिए काफ़ी है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसमें बस एक डिवाइन वो जो डिवाइन वो जो एक हमने डिवाइन रूल का नाम लिया गया है वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे अकबरनामा एंड बादशाहनामा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस। हम जो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे वो इसी पे है। अकबरनामा क्या है भैया, बादशाहनामा क्या है, ये करके जाना पड़ेगा लॉन्ग आंसर्स के लिए। क्लियर। चलिए टॉपिक नंबर 5 द आइडियल किंगडम। ये अगेन आई वुड से इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आंसर्स के उससे कि अ डिवाइन लाइट क्यों माना जाता था, यूनिफाइंग फोर्स क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। सुलह कुल शॉर्ट आंसर्स में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सुलह कुल वाला। क्लियर। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये उसी टॉपिक के अंडर आता है। आगे चलते हैं भैया। कैपिटल्स एंड कोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है कि भैया कब कौन सी कैपिटल सिटी थी, कहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ। ठीक है। पता होना चाहिए हमें। मुगल कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग मार्कर के लिए वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट कि भैया क्या वो एक पावर थी, प्रेस्टीज थी, वो किन चीज़ों से दिखती थी। ठीक है। इसमें काफ़ी सारे सब पॉइंट्स के थ्रू हम सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है। झरोका दर्शन आता है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट रीडिंग के लिए। हम इसको CUET के लिए इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं। क्लियर। चलिए द इम्पीरियल हाउस होल्ड जो हरम है इस पे आंसर क्वेश्चन आंसर कभी आता नहीं है। इधर शाहजहां बेगम हमारा नूरजहां बेगम वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नूरजहां बेगम वाला। क्लियर है। क्या था कैसे हुआ। ठीक है। चलिए हमारा जो 8th टॉपिक है इम्पीरियल ऑफिशियल्स, ये इंपॉर्टेंट है। रैंक एंड रिक्रूटमेंट, कौन से कहाँ से आते थे, उनका क्या डिसेंट था। देखो इरानियंस बहुत सारे हाई ऑफिसेस थे। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये लास्ट वाला सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए, वैसे नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है भैया। यहाँ इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स रीडिंग। CUET के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सफाविद्स एंड कांधार वाला। क्लियर है। ओटोमैन्स रीडिंग के लिए। ठीक है भैया। ये तो रीडिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर। ठीक है। ये जेजुइट्स वाला CUET इम्पॉर्टेंट। क्लियर है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं ना, जो बोर्ड नहीं पूछता वो CUET में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो हम डुअल पर्सपेक्टिव लेके अपनी पढ़ाई करेंगे। क्लियर। चलिए भैया
अब यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड वी हैव आवर क्वेश्चन आंसर्स। अब एक ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। चलिए सो लेट्स मूव ऑन टू द फोकस वाला पार्ट कि भैया मेन फोकस क्या है। देखो सबसे पहले हमें चीज़ें समझनी है कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में हम मुगल्स की बात करेंगे। ये जो सारे आपने एम्परर्स पढ़े हैं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर, इन सब की बात हो रही है। दीज वर द मुगल एम्परर्स, ठीक है। इन्होंने कब रूल किया? 16 से लेके 17 सेंचुरीज तक। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे टाइमलाइन देखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा 16 से 17 सेंचुरीज डन। चलो भैया अब यहाँ हमें पता चलेगा क्या सोर्स है। मैंने अगर आपने पहले हिस्ट्री चैप्टर्स पढ़े हैं जो मैंने करवाए हुए हैं, सोर्स होता है कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये जो आप सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो कहाँ से लिया गया है, क्या सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का, ठीक है। चलिए अब देखिए जो मुगल एम्पायर के रूलर्स थे भैया वो क्या बोलते थे कि भैया हम डिवाइन विल से आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है, हम भगवान ने बोला है तब जाके हम आप पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। जो अथॉरिटी है वो कहाँ से मिल रही है? भगवान से। डिवाइन रूल है, डिवाइन विल से आए हैं टू रूल ओवर लार्ज एंड हेट्रोजेनस पॉपुलेस, यानी कि भैया अलग अलग लोगों की जो पॉपुलेशन है, अलग वेराइटी के लोग हैं उस एम्पायर में, अलग किसी भी वे में हो सकते हैं, रिलीजन के वे से, ठीक है, जो वो काम करें उस वे से, जो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस सोसाइटी है उस पर रूल करने। क्लियर है? उनको कहाँ से मिल रही है अथॉरिटी? भगवान से, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, कॉमन विल ऑफ द पीपल, लोग इलेक्ट कर रहे हैं रूलर को। यहाँ क्या हो रहा था कि हम भगवान से आए हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन, कौन सा विजन? डिवाइन विल वाला विजन। वो कहाँ से हुआ? राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। ये हम कैसे पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लिखा गया था, है ना, तभी तो हमें सोर्सेज के थ्रू पता चला, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू पता चला, है ना। चलिए फिर देखिए द मुगल किंग्स, ये डायनेस्टिक हिस्ट्रीज लिखी जाए क्या करते थे? किंग्स अपॉइंट करते थे कोर्ट हिस्टोरियंस को, यानी कि जो राइटर्स होते हैं, टू राइट अकाउंट्स, ठीक है भैया। जो उनके कोर्ट के हिस्टोरियंस थे उनको, ऑफिशियल्स को वो रिक्रूट करते थे कि आप लिखिए हमारे बारे में, ठीक है भैया। अब भैया ये क्या क्या लिखते थे? इवेंट्स जो कराए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इतना बड़ा उनका एम्पायर है, जगह जगह जाके हर एक गाँव में इंफॉर्मेशन लेके आते थे ताकि जो किंग है वो अच्छे से रूल कर पाए, ताकि उसे पता तो हो भैया हमारे इस गांव में इतनी पॉपुलेशन है, ऐसा ऐसा घर है, ठीक है, ये दिक्कत आ रही है, ताकि वो और बेटर तरीके से रूल कर सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब ये जो सारे अकाउंट्स थे, ये जो रिटन अकाउंट्स थे, इन्हें क्या बोला गया? क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स बोलते हैं हम, मुगल क्रॉनिकल्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अब क्रॉनिकल्स क्यों बोला भैया मैन्यूस्क्रिप्ट्स को? क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स था। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस में, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ठीक है। अगर 1 से लेके 10 तक है तो वो सेम सीक्वेंस में होगा, ऐसे नहीं होगा 2 3 5 8 10 फिर 1 आ रहा है। क्लियर है? तो क्रोनोलॉजिकल कंटिन्यूअस इवेंट से एक रिकॉर्ड रखा जाता है, इन्हें बोलते हैं क्रॉनिकल्स। क्लियर? चलिए भैया आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ये एक रिपोजिटरी है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, यहाँ से हमें फैक्ट्स पता चलते हैं। कैसे भैया? ये जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एनालाइज करी गांव गांव में जाके, हर एक रीजन में जाके एम्पायर के, तो हमें फैक्ट्स पता चलते हैं भैया। अच्छा वहाँ पे इतने घर थे, ये फैसिलिटी थी, ये वाली स्कीम निकाली गई, ये रिलीजन का रेशियो था, इतने मुस्लिम्स थे, इतने हिंदू थे, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। और भैया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिली, इसके साथ साथ हमें क्या मिला कि मुगल रूलर्स क्या इम्पोज करना चाहते थे, वो क्या रूलिंग्स निकालना चाहते थे, वो चाहते क्या थे अपनी पॉपुलेशन से, ठीक है। उनका रूल कैसा था? बारबरिक था, अथॉरिटेटिव था, या फिर अच्छा था, ठीक है। तो द इम्पीरियल आइडियोलॉजीज यानी कि जो मुगल एम्पायर की आइडियोलॉजीज थी, जो उनकी सोच थी, जो उनके लॉज बने, वो हमें जानने को मिलता है भैया कि क्या थे उस टाइम पे। क्लियर है? आई बात यहाँ समझ में? आगे चलते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पे, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। इंट्रोडक्शन है, क्विकली समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले सबसे पहला रूलर कौन सा था जिसने मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करा। ये जो ब्लू में आपको डिब्बे दिख रहे हैं ये हमारे रूलर्स हैं, ठीक है भैया। बट अब इन्हें हम याद कैसे करें? पता तो सबको होता है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बट ये नहीं पता होता कि सबसे पहले कौन आया फिर कौन आया। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक है भाजसा, ठीक है, भाजसा। ओके, अब ये भाजसा क्या है?
हम पेन चेंज करते हैं जल्दी से और ब्लैक कर लेते हैं। बी से बाबर, ठीक है, एच से हुमायूं, ठीक है भैया। आगे चले, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां एंड ए से अपना औरंगजेब। अब याद हो गया सबको? बाबर का बेटा कौन था भैया? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। क्लियर? ठीक है, भाजसा, राइट। चलिए, ये मैंने अपने 12th के बोर्ड्स में याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई थी। नेमोनिक्स बोलते हैं इन्हें, जब हम इनिशियल्स को बना के कोई ट्रिक निकाल लेते हैं। क्लियर? तो भाजसा से भैया हमें सारे रूलर्स याद हो गए। अब चलते हैं आगे। अब भैया ये जो मुगल नेम है ये कहाँ से आया? ये मंगोल से आया। अब ये मंगोल क्या है भैया? मंगोलिया याद आ रहा है हमें मंगोल से, है ना, है ना। चलो आगे चलो भैया। आज आपको मुगल से तो एक एम्पायर जो बहुत ग्रैंड एम्पायर था वो याद आता है, बट ये वो नाम नहीं है जो रूलर्स ने खुद के लिए चुना था। वो खुद को क्या बुलाते थे? तिमुरिड्स, तिमुरिड्स बुलाते थे एज डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर तिमूर ऑन द पैटर्नल साइड। ठीक है, वो किसके डिसेंडेंट्स थे? तिमूर के। ठीक है, तो उनके दादा परदादा जो वहाँ के रूलर थे अपने पापा की साइड की फैमिली के, वो तिमूर थे और उनसे उन्होंने अपना नाम निकाला था तिमुरिड्स। ठीक है जी। चलिए, अब बाबर जो फर्स्ट मुगल रूलर थे वो जहांगीर खान को रिलेटेड थे फ्रॉम हिज मदर्स साइड। He also spoke Turkish and referred derisively to the Mongols as barbaric hordes. बाबर भैया टर्किश साइड से रिलेटेड थे, ठीक है, और वो मंगोल्स को ऐसे डिस्गस्टेड होके बारबेरिक होर्ड्स बोलते थे, यानी कि एकदम जो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल और सैवेज होते हैं, बहुत अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये इतना हमें समझ आ गया। आगे चलते हैं भैया। अब देखिए 16th सेंचुरी में क्या हुआ। यूरोपियंस यूज्ड द टर्म मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फैमिली। इस ब्रांच की भैया मुगल नाम निकाल दिया यूरोपियंस ने। ठीक है, ओवर द पास्ट सेंचुरीज द वर्ड हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और ये भैया जो आपकी मोगली, आपने जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वो वाला मोगली, इस तक का रिलेशन मंगोल, इस तक का रिलेशन मुगल टर्म से आया है। ठीक है, चलिए द एम्पायर। अब एम्पायर की बात करते हैं भैया। द एम्पायर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ रीजनल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि काफ़ी सारी रीजनल स्टेट्स इंडिया की एम्पायर का पार्ट थी। ठीक है, थ्रू कॉन्क्वेस्ट्स एंड पॉलिटिकल अलायंसेस बिटवीन द मुगल्स एंड लोकल चीफ्टेंस। भैया या तो मुगल्स ने उन पे हरा के उनको वॉर से कैप्चर कर लिया एरिया को, या फिर पॉलिटिकल अलायंस, दोस्ती करके वहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस थे यानी कि लोकल राजा थे उनसे दोस्ती करी और वो एरिया अपने अंडर कर लिया। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द एम्पायर कौन थे? अभी जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, वॉज ड्रिवन फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड, यानी कि वो शुरू में कहाँ पे लोकेटेड थे? सेंट्रल एशिया में। फरगना, कौन सी जगह थी? फरगना, बाय वॉरिंग उज़्बेक्स, यानी कि उज़्बेक्स, जो उज़्बेकिस्तान से जो उज़्बेक्स थे उनसे लड़ाई हो के, वॉरिंग हो के वो कहाँ आ गए? सेंट्रल एशिया से इस साइड आ गए, इंडिया की साइड आ गए। ठीक है, ही फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल and then in 1526 pushed further into Indian subcontinent in search of territories and resources to satisfy the needs of the members of his clan. अब भैया ऑब्वियसली तुम बेटर जगह पे क्यों शिफ्ट होना चाहते हो? ताकि तुम्हारी फैमिली अच्छे से रह पाए, अच्छे से रिसोर्सेज हो, सारी फैसिलिटीज़ हो। वैसे ही सेंट्रल एशिया से कहाँ आए? पहले काबुल आए और फिर फर्दर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। काबुल हमारा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और क्या है? कैपिटल है अफगानिस्तान की। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं भैया हुमायूं पे। हुमायूं ने भैया फ्रंटियर जो हमारा एम्पायर था उसको और ज़्यादा बढ़ाया, बट कहाँ हार गए वो? अफगान लीडर शेर शाह सूर से वो हार गए और फिर वो एग्जाइल में चले गए। क्लियर? यानी कि वो एम्पायर छोड़ के चले गए। ठीक है, हुमायूं टुक रेफ्यूज इन द कोर्ट ऑफ सफाविद रूलर ऑफ ईरान। अब भैया हुमायूं को बचना था, उन्हें अपना एम्पायर भी बचाना था, तो उन्होंने सफाविद रूलर ऑफ ईरान, ईरान के सफाविद रूलर के अंडर वो छुप गए, रेफ्यूज ले लिया उन्होंने। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन 1555 हुमायूं डिफीटेड द सूर्स, ये शेर शाह सूर जिसने हराया था। ठीक है, बट डाइड अ ईयर लेटर। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं
अकबर पे भैया। अकबर सबसे फेमस मुगल रूलर हैं। जोधा अकबर भी देखी है सबने, वो सीरियल आता था वो भी देखा होगा, ठीक है। अब मैनी कंसिडर अकबर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, ठीक है। क्योंकि भैया उन्होंने एक्सपेंशन तो करी बट कंसोलिडेट भी किया एम्पायर। कंसोलिडेट यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे ले गए वो, मेकिंग इट द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम ऑफ हिज टाइम, ठीक है भैया। कहाँ तक उन्होंने एक्सपैंड किया? हिंदू कुश माउंटेन्स। हिंदू कुश माउंटेन्स हमारा इस साइड आते हैं, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हिंदू कुश माउंटेन्स पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स ऑफ द उज़्बेक्स ऑफ तुरान एंड द सफाविद्स ऑफ ईरान। इनका भी ध्यान रखा कि ये कहीं हमारे एरिया पे कब्जा तो नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसके बाद कौन आया? जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। उन्होंने भी काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए बट एट अ रिड्यूस्ड पेस। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अकबर का था, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 16th और 17th सेंचुरीज के दौरान क्या हुआ? इंपीरियल स्ट्रक्चर बनाया गया। इंपीरियल स्ट्रक्चर, इंपीरियल ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब है एम्पायर का स्ट्रक्चर, एम्पायर से रिलेटेड, जो ये ग्रैंड मुगल एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है। इंपीरियल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड। अब स्ट्रक्चर में क्या आता है भैया? एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, है ना, सेंटर ऑफ पावर क्या रहेगी, पॉलिटिकल अलायंसेस, रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ होता है एक स्ट्रक्चर के अंडर, राइट। मिलिट्री पावर क्या रहेगी, क्लियर है। चलिए अब देखिए खत्म कब हुआ, कैसे डिक्लाइन हुई मुगल एम्पायर की? आफ्टर 1707 फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ द डायनेस्टी डिमिनिश्ड, ठीक है भैया। बादशाह हमने पढ़ा एंड में औरंगजेब है, ठीक है, 1707 में। इन प्लेस ऑफ द वास्ट एपरेटस ऑफ एम्पायर, अब क्या हुआ? एम्पायर की जगह कौन आया? कंट्रोल्ड फ्रॉम, काफ़ी सारी कैपिटल्स थी टाइम टू टाइम, दिल्ली, आगरा, लाहौर, द डिफरेंट कैपिटल सिटीज़। रीजनल पावर्स आ गई भैया। अब ये जो रीजनल पावर्स, हमारी जो स्टेट्स थी अलग अलग, उनके वही लोकल चीफ्टेंस, वो रीजनल पावर ग्रेटर ऑटोनॉमी ले गई और इंडिविजुअली रूल होने लगा, क्लियर। येट सिम्बॉलिकली द प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर डिड नॉट लूज इट्स ऑरा, बट वो जो स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर है वो अभी भी है। इन 1857 द लास्ट स्कियोन ऑफ हिज डायनेस्टी बहादुर शाह जफर टू वॉज ओवरथ्रोन बाय ब्रिटिश, और फिर ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, इंडिया में। तो लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर टू, ठीक है, क्लियर। आई बात यहाँ तक समझ में? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू है इस पैराग्राफ में। Chronicles commissioned by Mughal emperors are an important source for studying the empire and its court. हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under its umbrella. यानी कि भैया जैसे इंडिया में क्या होता है, गैजेट नोटिफिकेशन निकलती है अगर कुछ भी अमेंडमेंट हुई है, एक नया एक्ट आया है, राइट। तो वैसे ही क्रॉनिकल्स थे वो सोर्स जो क्या करते थे, एक किंग से सब्जेक्ट्स के पास लॉज को, पॉलिसीज को बताया जाए। जो सोर्स है एक आम जनता के पास कैसे पहुंचेंगी पॉलिसीज, क्या किया जा रहा है किंगडम में, क्रॉनिकल्स के, ठीक है। At the same time, they were meant to convey to those who resisted the rule of Mughals that all resistance was destined to fail. पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी क्या थी? राइवल्स को बताने के लिए कि भैया देख लो हम कितना अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, तुम हमें हरा नहीं सकते, ठीक है। Also the rulers waited to ensure that there was an account of their rule for posterity. Posterity यानी कि वाहवाही हो, आप कितने सुपीरियर हो, आप कितने पावरफुल हो, उसका भी तो अकाउंट और रिकॉर्ड होना चाहिए। तभी तो हम आज पढ़ रहे हैं इन रूलर्स को। हिस्ट्री में एक छापा, हिस्ट्री फ्यूचर में कैसे पता चलेगा दे एग्जिस्टेड, दे वर सो पावरफुल, दे वर सो एलीट, इनके थ्रू, क्लियर है। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। तो अभी हमने यहाँ देख लिया कि क्या 3 रीजंस थे फॉर राइटिंग क्रॉनिकल्स, फॉर रिकॉर्डिंग द इवेंट्स, क्लियर। चलिए साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कोर्टियर्स, यानी कि जो मुगल कोर्ट का हिस्सा थे वो लोग, ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है।
The histories they wrote focused on events centered on the ruler. Obviously ruler king की वाहवाही होगी उसमें, his family, the court and nobles. nobles यानी कि जो मंत्री होते हैं, wars, administrative arrangements, ये सब पार्ट था क्रॉनिकल्स का. क्लियर है? शॉर्ट आंसर में आ सकता है, बहुत बेसिक है, घबराना नहीं है. Their titles सच एज, अब टाइटल्स उन्हें क्या बोला जाता था? अकबरनामा जो अकबर के अंडर लिखी गई, शाहजहांनामा जो शाहजहां के अंडर लिखी गई, आलमगीर नामा, ठीक है, जो औरंगजेब के अंदर लिखी गई. क्लियर है? क्या सजेस्ट हो रहा है? दैट इन द आइज ऑफ देयर ऑथर्स द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर एंड द कोर्ट वाज सिनोनिम्स विद दैट ऑफ द एम्परर. यानी कि भैया अब यहाँ हिस्ट्री और एम्पायर इज इक्वल टू द एम्परर, क्योंकि एम्परर के नाम पे पूरी किताब लिखी गई है ना. क्लियर? आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं. अब यहाँ टॉपिक लिखा गया है फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन. ठीक है, हमने यहाँ लैंग्वेज की बात करी. देखिए जरा, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन. कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? टर्किश नहीं, पर्शियन. ठीक है, आगे चलिए. अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इट फ्लरिश्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. अब भैया जो दिल्ली सल्तनत थी, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनके अंडर, उनके रूल के अंडर क्या हुआ? ये पर्शियन क्रॉनिकल्स के साथ साथ कोर्ट की भी भाषा बन गई एंड ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स. ठीक है, अलॉन्ग साइड प्लस साथ ही साथ कौन सी लैंग्वेजेस थी? नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, स्पेशली हिंदवी एंड इट्स रीजनल वेरिएंट्स. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट मार्कर, इवन फॉर CUET. एज द मुगल्स वर चागताई टर्क्स बाय ओरिजिन. चागताई टर्क्स क्या है भैया? जेंगिस खान का जो हमारा डिसेंट चल रहा है. टर्किश वॉज देयर मदर टंग. मदर टंग क्या थी? टर्किश थी. तो भैया ये पर्शियन भाषा कहाँ से आई? वही तो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंडर हम. देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोएट्री इन हिज लैंग्वेज. क्लियर है? अब पोएट्री और जो उसकी यादें थी वो सब टर्किश में ही लिखते थे. फिर क्या हुआ? अकबर थे भैया जो पर्शियन को लीडिंग लैंग्वेज बनाना चाहते थे मुगल कोर्ट की. ठीक है, कैसे भैया? कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स विद ईरान थे, प्लस क्या था? रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इरानियन एंड सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स सीकिंग पोजीशंस एट द मुगल कोर्ट. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स थे, नोबल्स थे भैया, वो कहाँ के थे? ईरान के थे और सेंट्रल एशिया से थे. क्लियर है? इसी कारण से पर्शियन लैंग्वेज को लीडिंग लैंग्वेज बनाया गया. ठीक है, probably this might have motivated the emperor to adopt the language. क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए. Persian was elevated to a language of the empire, conferring power and prestige on those who had a command of it. भैया आजकल इंग्लिश देख लो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लोगों की नज़रों में कुछ भी नहीं है. वैसे ही जिसको पर्शियन आती है, बहुत फ्लुएंटली आती है, अरे वाह वाह आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप तो बहुत बड़े अफसर हो. ठीक है, तो यही होता था. इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, द रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलीट एट द कोर्ट. ठीक है भैया. फर्दर क्या हुआ? लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बता दी गई भैया इसे, कि जो आपके IAS IPS ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है वो भी, उनके अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, सब कुछ पर्शियन में ही करेंगे. क्लियर? चलो अब अगर बात करें कि भैया अगर पर्शियन डायरेक्टली भी यूज़ नहीं की जाती थी तो भी उसकी वोकैब्युलरी एंड ईडियम्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस था उनका इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन राजस्थानी, मराठी एंड इवन तमिल. क्लियर है? Since the people using Persian in 16th and 17th centuries came from many different regions of subcontinent and they spoke different Indian languages, Persian too became Indianized by absorbing local idioms. यानी कि भैया हमने, इन्होंने कहा कि इंडियन लैंग्वेजेस में पर्शियन का टच डाला, हमने पर्शियन में इंडियन लैंग्वेजेस का टच डाल दिया. क्लियर है? और न्यू लैंग्वेज उर्दू sprang from the interaction of Persian with Hindavi. देखो अगर आप YouTube पे टर्किश शोज देखते हो तो यू वुड बी नोइंग उनका जो हिंदी डब्ड होता है वो उर्दू डब्ड होता है, बट आपको क्लियरली समझ आएगा क्योंकि उसमें बस वो तहजीब, वो उर्दू शब्द आ जाते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं. आई बात समझ में यहाँ पे कैसे लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. ठीक है, चलिए अब भैया अगर हम अकबरनामा, बाबरनामा की बात करें, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? पर्शियन में लिखी गई हैं. बाकी बाबरनामा वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम टर्किश इनटू पर्शियन. ठीक है, यानी कि बाबर तो
ओरिजिनली टर्किश थे तो उनकी टर्किश में लिखी गई थी एंड फिर पर्शियन में उसका क्या हो गया था, ट्रांसलेशन किया गया था. ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एज महाभारता एंड रामायणा इनटू पर्शियन, ये भी किया गया था ऑपोजिट, ताकि लोगों को समझ आए. कब किया, मुगल एम्परर्स ने किया, मुगल एम्पायर के टाइम पे. ठीक है, द महाभारता वॉज ट्रांसलेटेड एज द रज्मनामा, बुक ऑफ वॉर्स. क्लियर है, यहाँ CUET पे MCQ आ सकता है. क्लियर है, याद रखिएगा. आगे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ शॉर्ट आंसर, हमेशा आता है CBSE का वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में किताब खाना वाला क्वेश्चन, कि कैसे बनाई जाती थी, क्या प्रोसेस था. इसके 2 से 3 पॉइंटर्स बनते हैं, अभी पढ़ते हैं. बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि रो धो के करनी तुमने खुद है ही, और NCERT इज द प्राइमरी सोर्स, इससे बाहर से कहीं से कुछ नहीं आएगा. ठीक है, चलिए. ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता था. दैट इज दे वर हैंड रिटन. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अगर हम तोड़ें तो मैन आता है, यानी कि भैया मैन ने स्क्रिप्ट लिखी है हाथ से. ठीक है, अब मैन तो हाथ से लिखेगा, सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ठीक है, हैंड रिटन थी वो. द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज द इंपीरियल किताब खाना. इंपीरियल यानी कि एम्पायर का किताब खाना, वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी बुक्स, लिखी जाती थी. ठीक है, ऑल्दो किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, इट वॉज अ स्क्रिप्टोरियम. दैट इज अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वॉज केप्ट एंड न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड. आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करते हैं इसे हम. The creation of a manuscript involved a number of people performing a variety of tasks. Inverted commas में आपको क्वेश्चन आ गया. सबसे पहली चीज हम बताएंगे कौन कौन इंक्लूड. सबसे पहली चीज नंबर 1, पेपर चाहिए, तो पेपर मेकर्स. ठीक है, तो हमारा पेपर मेकर्स. ठीक है, were needed to prepare the folios of the manuscript. पोर्टफोलियो होता है ना, फोलियोज यानी कि पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. फिर कौन चाहिए थे, स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स, जो लिखें उसको, टू कॉपी द टेक्स्ट. फिर गिल्डर्स टू इल्यूमिनेट द पेजेस, पेजेस को और ज़्यादा ही अच्छे तरीके से फाइन करने के लिए, ब्राइट कर देने के लिए पेजेस को, कि क्लियरली सब कुछ दिखे. ठीक है, और फिर पेंटर्स टू इलस्ट्रेट सीन्स, भैया जो लिखा हुआ है उसकी पिक्चर भी बनाएंगे, वरना आप बोर हो जाएंगे, है ना पढ़ने वाले. क्लियर है, तो अभी तक हमने कितने लोग पढ़े, 4. पेपर मेकर्स, स्क्राइब्स या फिर कैलीग्राफर्स, गिल्डर्स और पेंटर्स. और फिर बुक बाइंडर्स, जो बाइंडिंग करेंगे किताब, सारे पेजेस को इकट्ठा करके एक बुक बना देंगे. टू गैदर इंडिविजुअल फोलियोज एंड सेट देम विद ऑर्नामेंटल कवर्स. आ गई बात समझ में? 5 लोग इंक्लूडेड थे, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम प्रोसेस था. चलिए, द फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट था, वो एक बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस ऑब्जेक्ट था, क्योंकि भैया ये इंटेलेक्चुअल काम तो है ही है. वेल्थ एंड ब्यूटी दिख रही है इसमें, साथ ही साथ पावर ऑफ इट्स पेट्रन, यानी कि मुगल एम्परर की पावर, उनकी जो शक्ति, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी दिख रहा है, इसीलिए बहुत प्रेशियस ऑब्जेक्ट माना जाता था. ठीक है भैया, चलिए. एट द सेम टाइम इतना भैया प्रोडक्शन, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती थी इन द फॉर्म ऑफ टाइटल्स एंड अवार्ड्स, यानी कि जो लोग जैसा काम करें उनको उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती थी. देखिए, कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड अ हाई सोशल स्टैंडिंग, क्योंकि भैया वो तो प्रॉपर काम कर रहे हैं. एंड पेपर मेकर्स एंड बुक बाइंडर्स वो अनोनिमस आर्टिजन्स रहते थे, क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है. क्लियर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे आ जाइए. अब पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करना पड़ेगा भैया, हमेशा आता है CBSE में, इवन फॉर CUET, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैलीग्राफी क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, है ना. हैंड राइटिंग करने की कला को कैलीग्राफी बोलते हैं. इट वॉज कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. अच्छा जी, अब देखिए, इट वॉज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स. अकबर का फेवरेट स्टाइल क्या था? नास्तलिक. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अकबर का फेवरेट स्टाइल वॉज नास्तलिक, अ फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स. ठीक है, वाह, मैंने तो बहुत ही गंदी कैलीग्राफी की है, मेरी कैलीग्राफी नहीं की है, मैंने मैस क्रिएट कर दिया है, बट नेवर माइंड. लॉन्ग स्ट्रोक्स थे. ठीक है, और बहुत सुंदर था. इट इज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद अ टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम. कलम सबको पता है ना,
कलम जो यहाँ पे थी और ये रीड जैसे मोर के पंख वगैरह भी होते हैं, है ना। और फिर किस में डिप करते थे उसको, स्याही में, ठीक है, डिप्ड इन कार्बन इंक कॉल्ड स्याही। ये प्रोसेस बता दिया है। द निब ऑफ द कलम इज यूजुअली स्प्लिट इन द मिडल टू फैसिलिटेट द अब्सॉर्प्शन ऑफ इंक। ठीक है, इतना बारीकी में नहीं जाना, लेकिन पता होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं द पेंटेड इमेज पे। रीडिंग करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है भैया, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैलीग्राफर्स चाहिए होते थे और फिर पेंटर्स चाहिए होते थे। भैया अब ये पेंटर्स कैसे प्रोसीजर करते थे? जो कैलीग्राफर्स होते थे वो जगह छोड़ देते थे जहाँ पे पेंटिंग्स बनेगी मैन्यूस्क्रिप्ट पे, एंड देन द पेंटर यूज टू ड्रॉ इट। ठीक है, और बगल में वो पूरा लिखा होता था कि क्या बनाया गया है। ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पे। ऑल्सो जो पेंटिंग्स थी वो क्यों बनाई जाती थी? ब्यूटी के साथ साथ टू बिलीव दैट द kingdom possessed special powers of communicating ideas and the power of kings in the way that the written medium could not। यानी कि भैया अब ऑब्वियसली आप ये पूरी पिक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, कितना पावरफुल है, एक तरीके से सब कुछ बनाया जा रहा है, एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, और यहाँ लिखा है, इससे हमें फील्स नहीं आ रही। दैट इज वाई पेंटिंग्स वर यूज्ड टू कन्वे द ऑरा एंड द पावर ऑफ द मुगल एम्परर। क्लियर है? चलिए एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है वो ये है, दैट द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट। In his view, it had the power to make inanimate objects look as if they possessed life। ये पेंटिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं मुगल किताब खाना की, कि भैया 5 से 6 लोग लगे हुए हैं, वो मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो हमें एक रियल फील आ गई है। ठीक है, सो अ मैजिकल आर्ट। अबुल फजल कौन थे आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है उलमा। ठीक है, अब देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेइंग द एम्परर, हिज कोर्ट, द पीपल हु वर पार्ट ऑफ इट वाज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन। किन के बिटवीन रूलर्स एंड representatives ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, द उलमास। यानी कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो बहुत वेल रेड लोग थे, राइट। जैसे जो उलमा थे उन्हें प्रॉब्लम होती थी बिकॉज द लैटर यानी कि उलमास डिड नॉट फेल टू इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन। वो कहते थे इस्लाम में प्रोहिबिटेड है टू पोर्ट्रे ह्यूमन बींग्स लाइव्स। ठीक है, जैसे कुरान में बोला गया है कि ये एक इनडिसेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है बाय प्रॉफिट मोहम्मद, इसीलिए उनके बीच में एक टेंशन चलती रहती थी। ठीक है, क्योंकि भैया this depiction of living beings in a naturalistic manner would suggest that the artist was seeking to appropriate the power of creation, जो सिर्फ और सिर्फ गॉड को बिलोंग करती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गॉड क्रिएट करते हैं ह्यूमंस को, बट अ ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट एन आर्ट, क्योंकि वो डिपिक्ट कर रहा है कि मैं भी देखो ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्शन थी उलमा की। क्लियर है? उलमा वॉज अ सेक्शन, अ सेट ऑफ वेल रेड मुस्लिम स्कॉलर्स जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते थे। क्लियर है? चलिए, येट ये सारी इंटरप्रिटेशंस वक्त के साथ साथ बदल गई। ठीक है भैया, द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वॉज इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स। ये एक ट्रेंड सा बन गया, हर एक रूलर इवन एशियन रीजन्स में आर्टिस्ट्स को हायर करता था टू पेंट देयर पोर्ट्रेट्स एंड सीन्स ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम्स। फॉर एग्जाम्पल सफाविद किंग्स ऑफ ईरान, उन्होंने फाइनेस्ट से फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स को बुलाया एंड उनको ट्रेन किया वर्कशॉप्स पे, एंड फिर उनसे ऐसी आर्टिस्ट्री करवाई। द नेम्स ऑफ पेंटर्स सच एज बिजाद, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, यू कैन गिव इट अ रीड। ठीक है, बेसिक है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द अकबरनामा एंड बादशाहनामा। लॉन्ग आंसर्स 100%, CUET वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं। अमंग द इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल क्रॉनिकल्स, सबसे बड़ा नाम किसका है? अकबरनामा एंड बादशाहनामा। द क्रॉनिकल ऑफ अ किंग, ठीक है, आर द मोस्ट वेल नोन। Each manuscript contained an average of 150 full और डबल पेज पेंटिंग्स। ठीक है, 150 से ज़्यादा पेंटिंग्स है इसमें। किस किस चीज़ों की? बैटल्स की, सेजेस की, हंट्स की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन्स, हर चीज़ की। ठीक है, ऑथर ऑफ अकबरनामा कौन है? अभी मैंने बताया था अबुल फजल जी की बात करेंगे। अबुल फजल वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा। ठीक है,
वो कहाँ पे बड़े हुए? मुगल कैपिटल ऑफ आगरा में, ठीक है। ही वॉज वाइडली रेड इन अरबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म। ऑब्वियसली अगर कोई एक पूरी क्रॉनिकल लिख रहा है तो वो वेल रेड स्कॉलर ही होगा, ठीक है भैया। अबुल फजल पे भी आ जाता है, हु वॉज अबुल फजल, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, ठीक है। उनकी सारी क्वालिटीज है। हु कंसिस्टली अपोज्ड द व्यूज ऑफ उलमा, जैसे हमने बात करी जो कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी थे, उलमा को वो अपोज करते थे। दीज क्वालिटीज इम्प्रेस्ड अकबर, हु फाउंड अबुल फजल आइडियली सूटेड एज एन एडवाइजर एंड अ स्पोक्स पर्सन ऑफ हिज पॉलिसीज। अकबर जी ने इम्प्रेस होकर उन्हें अपने कोर्ट में एडवाइजर रख लिया, एकदम मंत्री की तरह, और स्पोक्स पर्सन ऑफ हिज पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज वो निकालते थे तो स्प्रेड कौन करता था, अनाउंसमेंट कौन करता था? अबुल फजल। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर, अकबर का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू फ्री द स्टेट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, उलमा का रूल खत्म करना, उनका इन्फ्लुएंस कम करना। इन हिज रोल एज कोर्ट हिस्टोरियन, Abul Fazl both shaped and articulated the ideas associated with the reign of Akbar. वो सब कुछ बताया गया है जो अकबर चाहते थे, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है भैया। चलिए 1598 से शुरुआत करी, 13 साल तक काम किया अकबरनामा पे, रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट। द क्रॉनिकल इज बेस्ड ऑन रेंज ऑफ सोर्सेज, एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, वकाई बोलते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टिमनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स। ये क्या है? ये भैया अपने जो हम सोर्स है उसका सोर्स है। क्या सोर्स थे अकबरनामा? कहाँ कहाँ से पढ़ के लिखी गई? सबसे पहली बात एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स जो वहाँ पे हुए, जो देखे, विटनेस करे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड फिर ओरल टेस्टिमनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स। पहली 2 तो क्रॉनिकल्स हैं भैया, थर्ड बुक है आइन ए अकबरी, सबसे इंपॉर्टेंट। आइन ए अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया हमारा अकबरनामा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 बुक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट 2 तो क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, 1 और 2, और तीसरी क्या है हमारी? आइन ए अकबरी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द थर्ड बुक इज द आइन ए अकबरी, ठीक है। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, यानी कि एडम से लेके अकबर की लाइफ के 30 सालों तक हमारी फर्स्ट बुक में लिखा गया है। सेकेंड वॉल्यूम में क्या है? 46th रिगनल ईयर तक का अकबर का सफ़र, 1601 तक, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही फेल विक्टिम टू अ कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय प्रिंस सलीम एंड वाज मर्डर्ड बाय हिज अकम्प्लाइज बीर सिंह बुंदेला, ठीक है भैया। फिर देखिए अब ये अकबरनामा क्या कंटेंट है इसके अंदर भैया? इसके अंदर पूरा अकबर का रेन यानी कि रूल इन ट्रेडिशनल सेंस बताया गया है। पॉलिटिकली क्या हुआ, ठीक है, इवेंट्स जो थे, राइट। उसके बाद ज्योग्राफिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल जो आपका पूरा लुक था एम्पायर का, वो सब बताया गया है विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी, ठीक है। तभी इसको क्रॉनिकल नहीं बोलते, किसको? आइन ए अकबरी को। सो आइन ए अकबरी में क्या क्या बताया गया है? ज्योग्राफिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर्स रूल। क्लियर है भैया? ये देखिए, in the Ain Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population consisting of Hindus, Jainas, Buddhists and Muslims and a composite culture. Clear? चलिए अगर आइन अकबरी पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप बताएंगे दैट द अकबरनामा वाज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स, जिसमें से एक आइन अकबरी थी, और फिर आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब यहाँ पे अबुल फजल की तारीफ है कि वो ऐसी लैंग्वेज में लिखते थे जो बहुत ज़्यादा ही ऑर्नेट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेट, एकदम हाई एंड लैंग्वेज थी, राइट, एंड विच अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू डिक्शन, आप कैसे वो बोल रहे हैं, एंड रिदम एज टेक्स्ट्स वर ऑफन रेड अलाउड। This Indo-Persian style was patronized at court. Patronized यानी कि promoted, और ऐसा हो, ऐसा उसको कोर्ट स्पॉन्सर करता था। एंड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ राइटर्स हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल। क्लियर है? चलिए
अब भैया बादशाह नामा किसने लिखी? अबुल फजल के एक प्यूपिल ने, यानी कि स्टूडेंट ने, ठीक है, हु वॉज नेम्ड एज अब्दुल हमीद लाहौरी। पता होना चाहिए, CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बादशाह नामा वॉज बेस्ड ऑन एम्परर शाहजहां, क्लियर है। हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट्स, उन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को बुलाया एंड अकबर नामा की तरह मेरी भी एक आप क्रॉनिकल बनाइए, ऐसा बोला, ठीक है। द बादशाह नामा इज दिस ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स, दफ्तर्स ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच, ठीक है भैया। अब बादशाह नामा का आ गया, वो भी 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 10-10 सालों की, ठीक है। तो जो पहला डेकेड है वो फर्स्ट वॉल्यूम में है, जो सेकंड डेकेड है वो सेकंड वॉल्यूम में है, ठीक है। और ये सारी वॉल्यूम्स बाद में रिवाइज की गई, सादुल्ला खान शाहजहां वजीर ने, उन्होंने रिवाइज करी, क्रॉस चेक किया, ठीक है। चलिए, इन्फॉर्मिटीज ऑफ ओल्ड एज के कारण लाहौरी जी की भी डेथ हो गई 3rd डेकेड में, फिर उनके बेटे ने कंप्लीट करी, क्लियर है। चलिए, अब कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते थे? बिगैन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री एंड टू क्रिएट एन आर्काइव ऑफ नॉलेज अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, ताकि वो और बेटर रूल कर पाए, समझ पाए कि भैया कौन सी पॉलिसीज इधर के लोगों पे चलेगी, हम कैसे इन पे और कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स in 1784 undertook the editing, printing and translation of many Indian manuscripts, ठीक है भैया। फिर इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ठीक है। कहाँ पे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपको याद करना है, CUET के पर्पस के लिए, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। Edited versions of Akbarnama and Badshahnaama were first published by Asiatic Society in the 19th century. Early 20th में अकबरनामा was translated into English by Henry Beveridge after years of hard labor. Only excerpts of बादशाहनामा have been translated. पूरी बादशाहनामा ट्रांसलेट नहीं हुई है इंग्लिश में, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, सो ये हमारा CUET के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द आइडियल किंगडम। चलिए, द आइडियल किंगडम टॉपिक से क्या पता चल रहा है कि ये जो किंगडम था एकदम आइडियल, परफेक्ट था, ठीक है भैया। चलिए, इसका सबसे पहला सब पॉइंट है अ डिवाइन लाइट। देखो, इस पे ना क्वेश्चन आता है, अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे फ्रेम करना है उसे सब पॉइंट्स के थ्रू। कोर्ट क्रॉनिकलर्स, जो क्रॉनिकल्स लिखते थे, ड्रू अपॉन मैनी सोर्सेज टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। क्योंकि भैया ये आप प्रूव कैसे करोगे कि जो ये आपका एम्परर है ये सीधा डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, यानी कि भगवान ने इनको चुना है, राइट। कुछ सोर्सेज होंगे, है ना। चलिए, वो क्या थे? वन ऑफ द लेजेंड्स दे नरेटेड वॉज, एक स्टोरी वो क्या बताते थे, ऑफ द मंगोल क्वीन एलेंक्वा who was impregnated by a ray of sunshine while resting in her tent. The offspring she bore carried this divine light and passed it on from generation to generation. यानी कि भैया वो ये किस्सा बताते थे कि एक मंगोल क्वीन थी एलेंक्वा, जो एक सन रे की थ्रू, एक रे ऑफ सनशाइन की थ्रू प्रेग्नेंट हो गई विद अ डिवाइन, आई वुड से रूलर। एक उनके में डिवाइन लाइट थी। डिवाइन लाइट यानी कि जो पीछे ऐसे चक्रव्यूह होता है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली जेनरेशन टू जेनरेशन ये पास ऑन होगा, है ना। जो सक्सेसर्स होंगे, जो बेटे होंगे, जो एयर्स होंगे, उनको पास ऑन होता है, ठीक है। तो ये एक किस्सा था। उसके बाद अबुल फजल कहते थे कि भैया मुगल किंगशिप, ये जो ओहदा है मुगल एम्परर बनने का, ये हाईएस्ट स्टेशन है, हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग डिवाइन लाइट, लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम गॉड। यानी कि ये जो भगवान से जो लाइट आती है भैया, जिसको क्या बोलते हैं, फर ए इजादी, इसमें सबसे पहले किसका हक है? मुगल किंगशिप का, मुगल एम्परर का, ठीक है। चलिए, हियर ही वाज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस इरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सूहरावर्दी, हु फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया। इंपॉर्टेंट MCQ पर्सपेक्टिव से CUET के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वाज अ हायरार्की इन विच डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड, यानी कि हायरार्की यानी कि सबसे नीचे किसको मिलेगी, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, राइट। ऐसे ये जो चल रहा है, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, एक हायरार्की है, राइट, ठीक है। सो डिवाइन लाइट की जो ट्रांसमिट होने की एक हायरार्की थी, वो भी यही थी, जिसमें सबसे पहले किंग
who then became the source of spiritual guidance for his subjects. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब ये पूरी कहानी छापने में लोगों के दिमाग में पेंटिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता था. वो एक ऐसा लास्टिंग इम्प्रेशन बनाती थी. ये यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ इनका पूरा एक डिवाइन लाइट ऑरा आ रहा है ना? ठीक है, राइट. एक हेलो है जो वो क्रिएट करते थे. ठीक है, बिगैन टू पोर्ट्रे एम्परर्स वेयरिंग द हेलो which they saw on European paintings of Christ and the Virgin Mary to symbolize light of God. ये हमारा हेलो है. क्लियर है? ये ट्रिक्स, ये थे एक तरीके लोगों पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, उनको बिलीव करवाने के लिए. ठीक है, डन. चलिए, अब अ यूनिफाइंग फोर्स, सुलह कुल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट आंसर्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भैया मुगल क्रॉनिकल्स में हमने पढ़ा है कि एम्पायर में बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, है ना? डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज, जैनास, ज़ोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स. ठीक है, एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्पायर स्टूड अबव ऑल द रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स. यानी कि पीस और स्टेबिलिटी का कौन था सोर्स? एम्परर था. वो किसी में भेदभाव नहीं करता था. वो पूरी जस्टिस और पीस में बिलीव करता था कि सब मिलजुल के एकदम हारमोनियसली रहें. क्लियर है? चलिए, अब भैया ये कैसे होता था? अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस, एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल. सुलह कुल एक आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी एम्परर की. ठीक है, अब इन सुलह कुल ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यानी कि आपका जो मन करे आप वो प्रोपोगेट करें, आप वो फैलाइए. ठीक है, अपनी आइडियोलॉजीज, बट ऑन कंडीशन. क्या कंडीशन? कि भैया आप स्टेट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे, यानी कि राजा गलत है या राजा हमसे छोटा है. स्टेट के बारे में, जो एम्पायर है, एम्परर है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे और ना ही आपस में लड़ेंगे. आई बात समझ में? दिस वॉज द मीनिंग ऑफ सुलह कुल. क्लियर है भैया? अब ये जो सुलह कुल का आइडिया था वो कैसे इम्प्लीमेंट होता था, यानी कि वो कैसे अप्लाई होता था? वो होता था स्टेट पॉलिसीज़ के थ्रू. ठीक है भैया, जैसे यहाँ पे लॉ कैसे अप्लाई होगा? जब पॉलिसीज निकालेंगे, है ना? और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो ग्राउंड लेवल पे उसका एप्लीकेशन इंश्योर कर रहे हैं. तो द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वाज अ कॉम्पोजिट वन कंप्राइजिंग ईरानियंस, तुरानीज, अफगान्स, राजपूत्स, डेकानीज. यानी कि जो नोबिलिटी थी, जो अफसर थे, जो रैंक होल्डर्स थे, वो सारे एकदम हेट्रोजेनस थे. वो हर एक जगह से कंप्राइज करते थे. कोई ईरान से आया था, कोई तुरान से, कोई अफगान से, कोई राजपूत थे, कोई डेकनीज थे. ठीक है, ऑल ऑफ whom were given positions and awards purely on the basis of their service. वो कैसे ये स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, एंड देयर लॉयल्टी टू द किंग. क्लियर है भैया? अब क्या किया आगे देखिए. अकबर अबॉलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1563, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिजिया इन 1564 एज द टू वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाद में वापस इम्प्लीमेंट कर दिया गया था बाय औरंगजेब. ऑल मुगल एम्परर्स वो पेट्रनाइज करते थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, यानी कि वो खुद स्पॉन्सर करते थे, ग्रांट्स देते थे, सपोर्ट देते थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप बने और उनकी मेंटेनेंस भी हो. ठीक है, इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर्स, बाद में उनको रिपेयर करवा दिया जाता था. ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब जिजिया वॉज री इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स. यानी कि भैया उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि वो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वो दूसरी कम्युनिटीज, दूसरी रिलीजन को बिलोंग करते हैं. क्लियर है? चलिए, जस्ट सोवरेंटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी शॉर्ट मार्कर आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. ध्यान से सुनिए. अबुल फजल डिफाइंड सोवरेंटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोवरेंटी क्या होता है? यानी कि भैया जो किंग है, किंग को छोड़ो, अभी आज की बात करते हैं. जो इंडिया है वो एक सोवरेन स्टेट है, यानी कि जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पे है और कोई बाहर से आके क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी अथॉरिटी है इस कंट्री में. राइट? सो दैट इज कॉल्ड सोवरेंटी, दैट द एब्सोल्यूट पावर रेस्ट्स विद द रूलर, द एम्परर. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सोवरेंटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. द एम्परर प्रोटेक्ट्स 4 एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये दो. ठीक है, क्या बचाएगा एम्परर? उनकी लाइफ, जन, उनकी प्रॉपर्टी, माल, उनका ऑनर, नामस, एंड उनकी फेथ, दिन,
एंड इन रिटर्न डिमांड्स ओबीडियंस एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज, कि तुम मेरे को फॉलो करो, इज्जत दो और थोड़ा सा टैक्स दो। क्लियर है? शेयर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ओनली जस्ट सोवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। जस्ट सोवरेन्स यहाँ पे क्या है? जस्ट सिर्फ वाला जस्ट नहीं है, ये जस्ट सोवरेन्स यानी कि जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। क्लियर है? जो हकदार हैं इस चीज़ के। अब भैया ये हमारा जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, इसके लिए भी काफ़ी सारे सिंबल्स बनाए गए, ठीक है। सबसे फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स क्या है? द मोटिव ऑफ द लायन एंड लैम्ब, लैम्ब यानी कि गोट, पीसफुली नेस्लिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये लायन और गोट साथ में एकदम पीसफुली हार्मोनियसली बैठे हुए हैं। इससे क्या मतलब है? दिस वॉज मेंट टू सिग्निफाई अ रेल्म वेयर बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी। क्लियर है भैया? चलिए, कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। अब हम बात करेंगे कि भैया मुगल एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी वो कैसे शिफ्ट होती रहती थी, राइट। सो देखिए, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी क्या होती है? जहाँ पे कोर्ट असेंबल होता था, यानी कि जहाँ पे वो कोर्ट बैठता था, जहाँ पे एम्परर बैठता था, उसके सारे ऑफिसर्स बैठते थे, राइट। क्लियर है? ठीक है भैया, चलिए। द कैपिटल सिटीज ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज। ठीक है, कैसे भैया? सबसे पहले बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। तो बाबर के टाइम पे क्या थी? लोधी कैपिटल ऑफ आगरा थी। Though during the 4 years of his reign, the court was frequently on the move. However, तभी शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। During the 1560s, Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstone quarried from adjoining regions. Red sandstone से अकबर ने आगरा का फोर्ट रिकंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है भैया। फिर 1570s में ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल, फतेहपुर सिकरी। यहाँ पे देखिए, द बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस, अब भैया ऐसा बोला जाता है कि आगरा से फतेहपुर सिकरी में क्यों भैया शिफ्ट हुआ कोर्ट? क्योंकि भैया इट वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर, where the Dargah of Sheikh Muinuddin Chishti had become an important pilgrimage center. ठीक है, वहाँ पे अकबर फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। द मुगल एम्परर्स एंटर्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद सूफीज ऑफ द चिश्ती सिलसिला। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस में पढ़ा है। अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइट मार्बल टूम्ब फॉर शेख सलीम चिश्ती नेक्स्ट टू मेजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क एट सिकरी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बताया गया है चिश्तीज की तरफ। द एनॉर्मस आर्च्ड गेटवे, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, वॉज मेंट टू रिमाइंड विजिटर्स ऑफ द मुगल विक्ट्री इन गुजरात। ठीक है भैया, आगे इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल एंड अकबर क्लोजली वॉच द फ्रंटियर्स फॉर 13 ईयर्स। तो देख रहे हो आप, हर एक रीज़न होता है एक शिफ्ट के पीछे। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले भैया आगरा में थे, ठीक है, बाबर के टाइम पे। उसके बाद हम पहुँचे फतेहपुर सिकरी में, ठीक है जी। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे? लाहौर में, क्योंकि भैया हमें नॉर्थ वेस्ट जो इस एरिया में चल रहा है, इस साइड है ना, हमें वो भी देखना है, अपने फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो कहाँ पे कोर्ट बैठेगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एडमिनिस्ट्रेशन की हमें सख्त ज़रूरत है ना, काफ़ी चीज़ें हमें और सेटल करनी है वहाँ पे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। शाहजहाँ परस्यूड साउंड फिजिकल पॉलिसीज़ एंड अक्यूमुलेटेड एनफ मनी टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। काफ़ी सारी मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ थी, फिजिकल पॉलिसीज़ थी, बहुत अच्छी अच्छी बनाई शाहजहाँ ने। फिर बिल्डिंग एक्टिविटी इन मोनार्किकल कल्चर्स, काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है, एज इट वॉज द मोस्ट विजिबल एंड टेंजिबल साइन ऑफ डायनेस्टिक पावर। इतने बड़े बड़े टूम्ब, दरवाजे, क्या शो करता है कि कितनी पावर थी एम्परर्स के पास, कितनी वेल्थ थी एंड कितनी प्रेस्टीज थी। ठीक है भैया, in case of Muslim rulers it was also considered as an act of piety, यानी कि हम साथ साथ रिलीजियस भी हैं, ठीक है, सेंटिमेंटल भी हैं। आगे चलिए, फिर 1648 में द कोर्ट आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव्ड फ्रॉम आगरा टू द न्यूली कंप्लीटेड इम्पीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। भैया फिर कहाँ जा रहे हैं हम? शाहजहानाबाद। ठीक है भैया, अब ये नई चीज़ बनाई है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट।
It was a new addition to the old residential city of Delhi with the Red Fort, the Jama Masjid, a tree-lined esplanade with bazaars and spacious homes for the nobility. आई बात समझ में? क्या क्या था वहाँ पे भैया? चौराहे थे जहाँ पे बाजार हैं, ठीक है? क्या क्या है? हमारा रेड फोर्ट है, हमारा जामा मस्जिद है, आई बात समझ में? और वहीं पे घर है नोबिलिटी के, जो स्कॉलर्स, जो ऑफिसर्स थे, जो नोबल्स थे, ठीक है? शाहजहां न्यू सिटी वाज एप्रोप्रिएट टू अ मोर फॉर्मल विजन ऑफ अ ग्रैंड मोनार्की। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। द मुगल कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर आता ही आता है, ठीक है? यहाँ हम हाइलाइटर लेके बैठेंगे क्योंकि ये आंसर आप सब पॉइंट्स में लिखेंगे हमेशा। क्वेश्चन आता है कि जो मुगल कोर्ट था वो कैसे दिखाता था कि वो द एब्सोल्यूट पावर है, वो एक सोवेरेन है। देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द सोवेरेन मिरर्ड हिज स्टेटस एट द हार्ट ऑफ सोसाइटी। यानी कि भैया जो हमारा कोर्ट है उसके बीच में जो सेंटर पीस है वो थ्रोन थी। इट वॉज द तख्त विच गेव फिजिकल फॉर्म टू दिस फंक्शन। कि भैया जो सोवेरेन है, सोवेरेन यानी कि जो रूलर है, ठीक है, वो क्या है? ही इज द एक्सिस मुंडाई, यानी कि मुंडी भी बोल सकते हो। एक्सिस मुंडाई इज अ लैटिन फ्रेज फॉर अ पिलर और पोल दैट इज विजुअलाइज्ड एज द सपोर्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मेन सपोर्ट है वो कौन है? हमारा ये हमारा कोर्ट है। आप हमेशा देखते हो बीच में शहंशाह की चेयर होती है, थ्रोन बोलते हैं उसे, तख्त बोलते हैं, राइट? वो एकदम बीच में है क्योंकि वो एक एक्सेस म्यूंडाई है, उस पे ही पूरा सपोर्ट टिका हुआ है एम्पायर का, ठीक है? आई बात समझ में? तो सबसे पहला चीज है हमारा सेंटर पीस, थ्रोन, तख्त, एक्सेस म्यूंडाई, ये कीवर्ड्स है, ठीक है भैया? आगे चलिए। द कैनपी एज अ सिंबल ऑफ किंगशिप इन इंडिया। कैनपी जो ऊपर छतरी सी होती है ना किंग के, ठीक है, ये चलती आई है, इससे एक रेडियंस ऑफ द सन सेपरेट कर रहे हैं हम सोवेरेन से, क्योंकि सोवेरेन की जो रेडियंस है वो क्या है? डिवाइन है। क्लियर है? तो सबसे ये हमारा सेकंड सब पॉइंट हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। और किस चीज़ से दिखती है? स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। कि भैया अगर कोई किंग के एकदम पास बैठा है या पास खड़ा है वो ज़्यादा खास है, वो मंत्री है, राइट? जो जितनी दूर है वो उतना ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है किंग से, है ना? सो स्पेशल प्रॉक्सिमिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था टू डिटरमाइन द स्टेटस, ठीक है? द प्लेस अकॉर्डेड टू अ कोर्टियर बाय द रूलर वॉज अ साइन ऑफ हिज इंपॉर्टेंस इन हिज आइज, ठीक है? जैसे मैंने समझाया, वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन नो वन वॉज, ये कोर्ट एटिकेट्स हैं, ध्यान से सुनिए। अनदर सब पॉइंट, वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन, कोई और मूव नहीं करेगा, ना ही खड़ा होगा विदाउट एम्परर्स परमिशन, ठीक है? सोशल कंट्रोल इन द कोर्ट कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? सोशल कंट्रोल बाय यू नो राइटिंग डाउन द फुल डिटेल्स। कि भैया ये कोर्ट एटिकेट्स हैं, आपको ऐसे किंग से बात करनी है, ऐसे आपको थैंक यू बोलना है, ऐसे आपको स्पीच बोलनी है। द एक्सेप्टेबल फॉर्मेट इन द कोर्ट, स्लाइटेस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, अगर आपने कोई भी गुस्ताखी करी तो वो माफ नहीं होगी, इट विल बी पनिश्ड ऑन द स्पॉट। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द हायरार्की। डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस, ठीक है? द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, यानी कि जो सबसे एकदम लोएस्ट रैंक पे थे वो सिजदा था, यानी कि कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, आप एकदम झुक के। अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड विद चेहर तस्लीम एंड जमीन बोस, किसिंग द ग्राउंड, आप पैर छू रहे हैं, एकदम पूरा झुक रहे हैं, ठीक है? दिस वॉज कंप्लीट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, ठीक है? जो जितनी हायर पावर पे है, जो मंत्री है वो इतना नहीं करेगा, वो सिर्फ इतना करेगा, ठीक है? दीज वर द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। क्लियर? आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अब भैया जो डिप्लोमेटिक इनवॉइस थे, जो दूर से आए हैं ट्रैवल करके किसी काम के लिए, उनके लिए भी प्रोटोकॉल्स थी, ठीक है? वो भी इक्वली क्रूशियल थी, उन्हें निभानी पड़ती थी। जैसे कि एन एम्बेसडर प्रेजेंटेड टू द मुगल एम्परर वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। क्या ग्रीटिंग थी? या तो आप बॉइंग डाउन करेंगे, डीपली आप झुकेंगे, या फिर ग्राउंड को किस करेंगे, या फिर आप अपना पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैस्पिंग वंस हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट ऐसे करेंगे, ठीक है भैया? दीज वर द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशंस, ठीक है भैया? चलिए थॉमस रो, एक एग्जाम्पल दिया गया है। द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स वन सिंपली बाउड बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन कस्टम, बट सब शौक में रह गए, ठीक है? कब? उन्होंने जब डिमांड करी एक चेयर की, क्योंकि ऐसा नहीं होता था। क्लियर? अब हम आते हैं झरोका दर्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स। अब इसको समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
द एम्परर बिगैन हिज डे एट सनराइज, सूरज जैसे उगता था एम्परर के दिन की शुरुआत होती थी विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस और प्रेयर्स। पहले वो खुद की अपनी पर्सनल प्रेयर्स करते थे एंड देन अपीयर्ड ऑन अ स्मॉल बालकनी, इसको बोलते हैं झरोका, ठीक है, बालकनी को, फेसिंग द ईस्ट, क्लियर है। फिर वो पूजा पाठ करके एक स्मॉल बालकनी में आते थे और उस झरोका में फेसिंग द ईस्ट खड़े हो जाते थे। बिलो अ क्राउड ऑफ पीपल, वो असेंबल्ड होते थे। कौन कौन से लोग हैं इसमें? काफ़ी तरीके के लोग, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स, पेजेंट्स, विमेन विद सिक चिल्ड्रन, जो ना उनका मतलब दर्शन करने चाहते हैं, ठीक है, वो उनका वेट करते थे। वेटेड फॉर अ व्यू, यानी कि दर्शन ऑफ द एम्परर, क्लियर है। झरोका दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एज पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। इससे क्या हो रहा है भैया, जो सब्जेक्ट्स हैं वो रूलर से और कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, वो उनको और ज़्यादा डिवाइनली फीलिंग दे रहे हैं, वो अथॉरिटी को और ज़्यादा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, राइट, क्लियर है। फिर भैया आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर एट द झरोका द एम्परर वॉक्ड टू द पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, दीवाने आम, ठीक है, टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट, ठीक है भैया। चलिए, स्टेट ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड मेड रिक्वेस्ट्स कि ऐसा है, आज ये करना है, वो करना है। 2 hours लेटर द एम्परर वॉज इन द दीवाने खास, जहाँ पे सिर्फ खास आदमी होंगे, उनके नोबल्स होंगे, उनके ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, टू होल्ड प्राइवेट ऑडियंसेस एंड डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाई मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट प्लेस्ड देयर पेटिशंस बिफोर हिम, ठीक है, कि भैया ये हमने पेटिशन निकाला है। टैक्स ऑफिशियल्स अपने अकाउंट्स दिखाते थे, राइट। ओकेजनली द एम्परर व्यूड द वर्क्स ऑफ हाई रेप्यूटेड आर्टिस्ट्स और बिल्डिंग प्लान्स ऑफ आर्किटेक्ट्स। ये नॉर्मल एक डे बताया गया है एम्परर की लाइफ में। आगे देखिए, ऑन स्पेशल ओकेजन्स क्या करते थे, सच एज द एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन, यानी कि 1-2 साल हो गया है जब आपने कब्जा किया, जब से आप किंग बने हो, ठीक है, ईद, शादी बारात, होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ। ये भी एकदम आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास में कि ऑन स्पेशल ओकेजन्स द मुगल कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, इलैबोरेट, ठीक है। तो आप ये सब बताएंगे क्या क्या किया जाता था। परफ्यूम्ड कैंडल्स वर सेट इन रिच होल्डर्स, ठीक है। पैलेस वॉल्स वर डेकोरेटेड विद कलरफुल हैंगिंग्स, एक बहुत ज़्यादा ही डेकोरेशन बहुत अच्छा होता था, विजिटर्स को भी बहुत चार्मिंग लगता था। आगे देखिए, द मुगल किंग्स सेलिब्रेटेड 3 मेजर festivals a year, the solar and lunar birthdays of the monarch and Nowruz, यानी कि the Iranian New Year of the vernal equinox, ठीक है। On his birthdays the monarch was weighed against various commodities which were then distributed in charity। वो देखा है ना आपने, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो जो वे होता है वो 1 किलो बोलते तो 1 किलो का वेट रख देती है, फिर वो इक्वल हो जाता है। वैसे ही एक तरफ किंग बैठता था और फिर काफ़ी सारे ज्यूल्स, रिचेस, काफ़ी सारी चीज़ें तोली जाती थी जब तक इक्वल ना हो जाए, और फिर वो अमाउंट वो सब कुछ बांट दिया जाता था चैरिटी में, क्लियर है। चलिए, टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, अब गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं भैया। ग्रैंड टाइटल्स यानी कि एक नाम, टाइटल, अगर आपको कोई कैप्टन कह रहा है, मेजर कह रहा है, मिस्टर कह रहा है, वो एक टाइटल है। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर विक्ट्री ओवर एन एनिमी, ठीक है। हाई साउंडिंग एंड रिदमिक, they created an atmosphere of awe in the audience when announced by ushers। उसके बाद मुगल coins carried the full title of the reigning emperor with a regal protocol। coins तक पे जो रूलर है उसका नाम होता था। the granting of titles to men of merit was an important aspect of मुगल पॉलिटी। आप जितनी तरक्की करेंगे, जितना आप जैसे हमने पढ़ा था, लॉयल रहेंगे किंग से, अच्छी सर्विस करेंगे, आपको उतने ही ओहदे मिलते जाएंगे। अब देखिए, अ मैन्स एसेंट इन द कोर्ट हायरार्की कुड बी ट्रेस्ड थ्रू द टाइटल्स ही हेल्ड। द टाइटल असफ खान फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर्स ओरिजिनेटेड विद असफ, द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलोमन या फिर सोलोमन। The title Mirza Raja was accorded by Aurangzeb to his highest ranking nobles Jai Singh and Jaswant Singh। Not important, बस रीडिंग कर लेना, ठीक है भैया। चलिए, बाकी क्या पेशकश थी, क्या थे। द रोब ऑफ ऑनर, ठीक है, खिलात, अ गारमेंट वंस वॉर्न बाय द एम्परर, वो दे दिया जाता था, ठीक है। वन गिफ्ट द सरपा हेड टू फुट कंसिस्टेड ऑफ अ ट्यूनिक, अ टर्बन एंड अ सैश।
आई बात समझ में? बाकी ज्यूल्ड ऑर्नामेंट्स होते थे वो भी दिए जाते थे. द लोटस ब्लॉसम सेट विद ज्यूल्स पद्मा मुरस्सा वॉज गिवन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. ये कुछ नेम्स है, ये कुछ गिफ्ट के टाइप्स हैं, ये पता होने चाहिए. क्लियर है? अब भैया अगर कोई कोर्ट में आ रहा है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं आएगा. ठीक है, वो या तो स्मॉल सम ऑफ मनी नजर लेके आएगा और अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेशकश. ठीक है भैया. डिप्लोमेटिक रिलेशंस में गिफ्ट्स वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट कि हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं और इतना अच्छा रिलेशन है. आई बात समझ में? क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. चलिए अब हम चलते हैं द इम्पीरियल हाउस होल्ड पे, यानी कि जो उनका डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, जहाँ उनकी वाइफ, सिस्टर्स, बहनें, ठीक है, स्लेव्स, ये सब रहते हैं. राइट. सो द टर्म हरेम इज फ्रीक्वेंटली यूज टू रेफर टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स. ठीक है. हरेम कहाँ से निकला? हरम से, जिसका मतलब होता है अ सेक्रेड प्लेस. ठीक है, अ सेक्रेड होली प्लेस. ठीक है. द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइव्स एंड कॉन्क्यूबाइंस, हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स, mothers, step and foster mothers, sisters, daughters, daughters-in-laws, aunt, children, etc. and female servants and slaves. क्लियर है? ये हमारा एक इंपीरियल हाउस होल्ड का पार्ट है. ठीक है. आगे देखिए. पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड, यानी कि एक से ज़्यादा वाइव्स रखना. ठीक है. in the Indian subcontinent, especially among the ruling groups. ठीक है. both for the Rajput clans as well as the Mughal marriage, as well as the Mughals, marriage was a way of cementing political relationships and forging alliances. देखा है ना आपने, उस राजा की बेटी से शादी करा देते हैं, हमारा एक अलायंस बन जाएगा, है ना. क्लियर है. एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के लिए मैरिजेस वर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वॉज ऑफन अकम्पनीड बाय द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज, यानी कि हमारी बेटी के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो टेरिटरी है वो आपके एम्पायर का हिस्सा बनता है. ठीक है. इससे क्या हो रहा है? एम्पायर की एक्सपेंशन हो रही है. ठीक है. दिस एंश्योर्ड अ कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग ग्रुप्स. It was through the link of marriage and the relationships that developed as a result that the Mughals were able to form a vast kinship network. यानी कि वो इतने बड़े एरिया पे रूल कर पा रहे हैं, that linked them to important groups and helped to hold a vast empire together. अब इतने बड़े एरिया को आप कैसे संभालोगे जब आपके काफ़ी सारे किंग्स हैं, वो छोटे छोटे एरियाज को संभाल रहे हैं और आप उनके ऊपर उनको संभाल रहे हो. राइट. ठीक है. आगे चलते हैं. अब भैया इन द मुगल हाउस होल्ड अ डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन्ड. एक डिस्टिंक्शन था बिटवीन वाइव्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, यानी कि बेगम्स जो ऐसे टेरिटरीज साथ लाती थी, एंड अदर वाइव्स आघाज हु वर नॉट ऑफ नोबल बर्थ. ठीक है. जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था एक नोबल फैमिली से, एक रॉयल फैमिली से. ठीक है. द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स एज डावर यानी कि डाउरी, मेहर, naturally received a higher status and greater attention from their husbands than did Aghaz. Obviously उन्हें ज़्यादा एक hierarchical point of view से देखे वो ज़्यादा respected थी, मानी जाती थी, loved थी by the emperors. ठीक है. The concubines यानी कि अघाचास और the lesser agha यानी कि who were not married but they were in the same relationship as the wives with the emperor occupied the lowest position in the hierarchy of females intimately related to the royalty. क्लियर है. एक हायरार्की हमें पता चल गई, सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन. ठीक है. They all received monthly allowances in cash supplemented with gifts according to their status. भैया देखा, उनकी भी इनकम है. चलिए. The lineage based family structure was not entirely static. अब भैया ये जो सारा हमने हायरार्की पढ़ी, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, यानी कि चेंज हो सकती है. जो आघा है या अघाचा है वो एक बेगम की पोजीशन पे भी पहुंच सकती है ऑन द हस्बैंड्स विल, अगर एम्परर ऐसा चाहे तो, एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, जो कि मुस्लिम्स के लिए रूल होता है. लव एंड मदरहुड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द एलिवेशन ऑफ सच वीमेन. ठीक है. टू द स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स. ठीक है भैया. चलिए. Apart from wives, the numerous male and female slaves populated the Mughal household. हमने movies में देखा है, serials में देखा है, right? The tasks they performed varied from the most mundane यानी कि basic to those requiring skill, tact and intelligence. ठीक है. Slave eunuchs
ख्वाजा सरा बोलते हैं उन्हें, मूव्ड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ हाउस होल्ड एज गार्ड्स, सर्वेंट्स एंड ऑल्सो एज एजेंट्स फॉर वीमेन डैबलिंग इन कॉमर्स। वो एक मैसेंजर होते थे, यहाँ ये हो रहा है, आपको बुलाया है, आपने देखा है ना सब कुछ वैसे, ठीक है, ये बात हो रही है, राइट। आगे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर नूरजहां Mughal queens and princesses began to control significant financial resources. Very very important, double quotes में आ सकता है। Shahjahan's daughter Jahanara and Roshanara enjoyed an annual income often equal to that of high imperial mansabdars, ठीक है। Jahanara in addition received revenues from the port city of Surat, which was a lucrative center of overseas trade. आई बात समझ में, इनकी प्रॉपर इनकम थी, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं ये प्रॉपर, कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इनेबल्ड इंपॉर्टेंट वीमेन ऑफ द मुगल हाउस होल्ड टू कमीशन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स। अब भैया आपके पास रिसोर्सेज हैं, तभी तो आप अपनी कोई क्रिएटिविटी कर पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे। ऐसे ही क्या किया, जहानारा ने आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स शाहजहां की न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद में कंस्ट्रक्ट करे। Among these was an imposing double-storied caravanserai, जहाँ पे लोग रहते थे, with a courtyard and garden, ठीक है। The bazaar of Chandni Chowk was designed by Jahanara. Clear है? चलिए, an interesting book giving us a glimpse into the domestic world of the Mughals is the Humayunama, written by Gulbadan Begum. अगेन हमारे पास अदर एक मैन्यूस्क्रिप्ट आती है, हुमायूंनामा। कौन है ऑथर? गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बाबर की बेटी थी, हुमायूं सिस्टर एंड अकबर्स आंट, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं, भाजसा, राइट। आगे चलते हैं, गुलबदन कुड राइट फ्लुएंटली इन टर्किश एंड पर्शियन व्हेन अकबर कमिशन्ड अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रूल। Then he requested his aunt to record her memoirs of earlier times under Babur and Humayun, जिससे अबुल फजल ने आगे ड्रॉ किया, ठीक है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये क्या दिखा रहा है पैराग्राफ, द डेवलपिंग रोल ऑफ विमेन इन कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, राइट, कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्किटेक्चर। क्लियर है? चलिए ना मूविंग ऑन टू द इंपीरियल ऑफिशियल्स। अभी तक हमने क्या सोवेरेंटी, किंग के बारे में बात करी, फिर उसके हाउस होल्ड के बारे में बात करी। अब हम नोबल्स, ऑफिशियल्स जो कोर्ट में काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, रिक्रूटमेंट एंड रैंक, कैसे उन्हें रिक्रूट किया जाता था और कैसे रैंक दी जाती थी। क्लियर है? चलिए, मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली द अकबरनामा हैव bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor। ठीक है भैया, मेन चीज, मेन पावर किसके पास है? एम्परर के पास है। वाइल द रेस्ट ऑफ द किंगडम हैज बीन पोर्ट्रेड एज फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। ठीक है, बट भैया अगर हम बहुत क्लोजली रिच इंफॉर्मेशन में देखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एक एम्परर सब कुछ हैंडल कर रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है मुगल स्टेट का वो था इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, ऑल्सो रेफर्ड बाय हिस्टोरियंस एज द नोबिलिटी। क्लियर है? चलिए, The nobility was recruited from diverse ethnic and religious groups। हमने ये पढ़ा है, ईरानियन, तुरानियन, डेकनीज, राजपूत, है ना। This ensured that no faction was large enough to challenge the authority of the state। आप इसमें भी टैक्टिक समझ रहे हो? अगर एक ही कम्युनिटी के सारे ऑफिशियल्स रिक्रूट कर लिए, हायर कर लिए, तो वो साथ में होके किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए सारे अलग अलग ग्रुप्स, डाइवर्स एथनिक कल्चर्स के लिए से लिए गए। ठीक है भैया, आगे देखिए। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। डबल कोट्स में ये आता है, ठीक है। बुके ऑफ फ्लावर्स है, गुलदस्ता है, अलग अलग है सब, बट कैसे जुड़े हुए हैं? लॉयल्टी टू द एम्परर। ठीक है। द अकबर्स इंपीरियल सर्विस, तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट द पॉलिटिकल डोमिनियन। तो तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स सबसे पुराने थे। मैनी हैड अकम्पनीड हुमायूं, अदर्स माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंटर्ड इंपीरियल सर्विस। हमने पहले पढ़ा है राजपूत्स एंड द इंडियन मुस्लिम्स, शेखजादास। ठीक है, द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज अ राजपूत चीफ। कौन थे वो? राजा भरमल कछवाहा। CUET के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ अम्बेर, टू हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड। क्लियर है? Members of Hindu castes inclined towards education and accountancy were also promoted.
A famous example being the finance minister of Akbar, Raja Todermal. क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ईरानियंस गेंड हाई ऑफिसेस अंडर जहांगीर. जहांगीर के अंडर ईरानियंस को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस और पावर मिली, क्योंकि भैया जहांगीर की क्वीन नूरजहां वो एक ईरानियन थी, राइट. औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत्स टू हाई पोजीशंस एंड अंडर हिम द मराठास अकाउंटेड फॉर अ साइजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स. क्लियर है? हमें पता चल रहा है कि पहले राजपूत, फिर इंडियन मुस्लिम्स, फिर भैया जहांगीर के अंडर ईरानियंस को मौका मिला और राजपूत और मराठास आए औरंगजेब के अंडर. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. अब भैया रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम रैंक्स पढ़ेंगे, किसको कौन सा औहदा मनसब दिया जाता था. ठीक है, अब ये रैंक दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस में आती थी. सबसे पहला जत, विच वॉज एन इंडिकेटर ऑफ पोजिशन इन द इम्पीरियल हायरार्की. ठीक है, एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार, जिससे क्या इंडिकेट होता था, क्या पोजिशन है और क्या सैलरी है उस ऑफिशियल की. ठीक है, एंड सवर which indicated the number of horsemen he was required to maintain in service. समझे? तो भैया यहाँ पे देखिए हमारी जो रैंक्स थी, सबसे पहले जत, जिसमें क्या आता है हमारा पोजीशन और हमारी सैलरी, और दूसरा क्या है सवर, जिसके अंडर कितने घोड़े, कैवेलरी. ठीक है, इन द 17th century मनसबदार्स ऑफ 1000 जत और अबव रैंक्ड एज नोबल्स. समझे? इनको मिला के आपके पास कितना है, उससे आपकी रैंकिंग होगी नोबल्स. आगे चलते हैं. अब भैया नोबल्स क्या क्या करते थे. द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन्स विद देयर आर्मीज एंड ऑल्सो सर्व्ड एज ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस. ठीक है, ऑफिसर्स भी और वो साथ ही साथ आर्मीज को भी मेंटेन करते थे. ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड द मेन स्ट्राइकिंग आर्मी ऑफ द मुगल आर्मी, द कैवेलरी यानी कि घोड़े. ठीक है, द ट्रूपर्स मेंटेन्ड सुपीरियर हॉर्सेज ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क दाग. ठीक है, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस रीड करना है कि कौन क्या क्या करता था. ठीक है भैया, चलिए. द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक, टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग्स. ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, द मनसब सिस्टम. अकबर हु डिजाइन्ड द मनसब सिस्टम आल्सो एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स with a select band of his nobility by treating them as his disciples. समझे बात? यानी कि एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी एक किंग और उसके ऑफिशियल्स नोबल्स के बीच में आ गई अंडर द मनसब सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर. क्लियर है? चलिए अब भैया जो नोबिलिटी के मेंबर्स थे उनके लिए इंपीरियल सर्विस तो ऑब्वियसली एक पावर मिलती थी, उन्हें वेल्थ मिलती थी और हाईएस्ट रेप्यूटेशन मिलती थी, इज्जत मिलती थी, राइट. अ पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस पेटिशन्ड थ्रू अ नोबल. एक नोबल बताता था कि देखिए ये ऐसे ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं. हु प्रेजेंटेड तजवीज़ टू द एम्परर. ठीक है, इफ द एप्लीकेंट वॉज फाउंड सूटेबल अ मनसब वॉज ग्रांटेड टू हिम. ठीक है, सैलरी उनको मिल जाती थी. द मीर बख्शी Paymaster General stood in open court on the right of the emperor and presented all candidates for appointment or promotion. यानी कि यहाँ रूलर के साइड में, राइट साइड में एक मीर बख्शी पे मास्टर जनरल खड़ा होता था. वो अनाउंस करता था कि भैया ये कैंडिडेट्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है या प्रमोशन होनी है. while his office prepared orders bearing his seal and signature as well as those of the emperor. ठीक है, किसके साइन होते थे? मीर बख्शी और एम्परर के, राइट. ठीक है, अब बाकी दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन कौन थे? सबसे पहले द दीवान ए आला यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सद्र उस सुदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद इमाश इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस एंड काजीज. क्लियर है? राइट. तो सबसे पहला कौन था हमारा भैया? मीर बख्शी. उसके बाद इम्पॉर्टेंट कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर दीवान ए आला. ठीक है, और फिर है हमारे सद्र उस सुदर. ठीक है जी. अब भैया क्या होता था? दीज थ्री मिनिस्टर्स ओकेजनली केम टुगेदर. इनको प्लस प्लस कर दो तो क्या बन जाती थी? एक एडवाइजरी बॉडी. ठीक है, एडवाइजरी बॉडी. यहाँ पे देखिए, द थ्री मिनिस्टर्स ओकेजनली केम टुगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी बट वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. Akbar with these and other advisors shaped the administrative, fiscal and monetary institutions of the empire. क्लियर है? सो मेन हमारे मिनिस्टर्स नोबल्स ये हैं हाईएस्ट रैंकिंग पे, खास सबसे. क्लियर?
Nobles stationed at the court, तैनात ए रकब were a reserve force to be deputed to a province or military campaign. देखते हो ना दरवाज़ों के सामने ऐसे पंखा लेके जो खड़े होते हैं, वो कौन है? तैनात ए रकब. वो ये लोग हैं जिनको अभी रिजर्व फोर्स एक सेव करके रखा हुआ है, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो इनको वहाँ भेज देंगे मिलिट्री कैंपेन के लिए. क्लियर? They were duty bound to appear twice daily, morning and evening, to express submission to the emperor in public audience hall. उनका ये काम होता था. They shared the responsibility for guarding the emperor and his household. क्लियर है? उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. डन. चलिए अब यहाँ हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर वाला टॉपिक है, इसमें ये बताया गया है कि भैया ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाता था. तो सबसे पहली बात, द मीर बख्शी, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं मीर बख्शी, वो सुपरवाइज करते थे कोर्ट राइटर्स को. ठीक है, कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद एजेंट्स यानी कि वकील ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट अंडर द हियरिंग न्यूज फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट. अकबरात ई दरबार मौला विद द डेट एंड टाइम ऑफ द कोर्ट सेशन पहर. ठीक है, तो क्या कौन करता था? मीर बख्शी सुपरविजन करते थे कोर्ट राइटर्स का. जो क्या करते थे कोर्ट राइटर्स? सब कुछ रिकॉर्ड करते थे, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस, ऑर्डर्स. ठीक है, और एजेंट्स वकील क्या करते थे? वो कोर्ट सेशंस को, प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करते थे. ठीक है भैया, ये जो हमारा न्यूज़ फ्रॉम द एग्जॉल्टेड कोर्ट है CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब भैया ये अखबारात क्या कंटेन करता था? कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट, ग्रांट्स ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, प्रेजेंट्स रिसीव्ड, इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर. ठीक है, सब कुछ जो भी कोर्ट में हो रहा है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता था. ठीक है, अब भैया ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कैसे पहुंचाए जाते थे इतने बड़े रीजन में? कैसे भैया? बाय इम्पीरियल पोस्ट, या तो पोस्ट कर देते थे. ये पोस्ट कैसे होता था? राउंड द क्लॉक रिलेज ऑफ फुट रनर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ मैं कह रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यानी कि रिले होती थी, एक डिस्टेंस पे यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, फिर 500 मीटर बाद या 100 मीटर बाद कोई और खड़ा है. ठीक है, रिले के थ्रू फुट रनर्स, ठीक है, carried paper rolled up in bamboo containers. The emperor received reports from even distant provincial capitals within a few days. ऐसे होता था. ठीक है, वो आपने देखा ना बैम्बू के अंदर एक लेटर होता था वैसे. ठीक है, तो the empire was connected by a surprisingly rapid information loop for public news. ठीक है भैया, अब हम चलते हैं बियॉन्ड द सेंटर. सेंटर यानी कि जहाँ पे कोर्ट था, जो मेन सोर्स ऑफ पावर है, रूलर है, उनसे हटके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि भैया अगर इतना बड़ा एम्पायर है तो जो उसमें प्रोविंसेस है वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है. राइट, इंपॉर्टेंट है ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप एकदम इसको लॉन्ग आंसर की तरह मत रटना, समझने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, चलिए. द डिविजन ऑफ फंक्शंस एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर. जैसे सेंटर पे फंक्शंस लोकेटेड थे, वैसा ही प्रोविंसेस में, सूबाज में भी था. वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर कॉरिस्पॉन्डिंग सबऑर्डिनेट्स. वहाँ पे जैसे वहाँ रूलर्स के मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स के सबऑर्डिनेट्स होते थे. कौन? दीवान, बख्शी एंड सद्र. ठीक है, चलिए. द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर, सूबादार, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर. ठीक है भैया, जो हमारा पूरा प्रोविंस है उसमें प्रोविंस का किंग यानी कि पूरा हेड कौन है? सूबादार, गवर्नर. ठीक है, और ये सूबादार गवर्नर किसको रिपोर्ट कर रहा है भैया? सोवरेन पावर, किंग को, रूलर को. ठीक है, चलिए. थ्रोन को. द सरकार्स इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड ऑफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फौजदार्स. यानी कि कमांडेंट्स हु वर डिप्लॉयड विद कंटिजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी एंड मस्कीटियर्स इन द डिस्ट्रिक्ट. यानी कि भैया ये पूरा जो प्रोविंस है ये किन डिविजन्स में डिवाइडेड है? सरकार्स और फौजदार्स कौन थे? जो वहाँ पे मिलिट्री कमांडेंट्स थे. ठीक है, उनका भी यही जूरिसडिक्शन पड़ता है, कोई ना कोई सरकार. राइट, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ द परगना सब डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट परगना, यहाँ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स. कौन है ये ऑफिसर्स जो परगना में देख रहे हैं? नंबर 1 द कानूंगो. ठीक है, अर्जुन कानूंगो, कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. ठीक है, कानूंगो क्या करते हैं? कानूंगो
रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कितना पैसा, क्या इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स रखते हैं। द चौधरी, ठीक है, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो चौधरी। आगे चलिए, एंड द काजी, जो लोकल जज होता है, ठीक है भैया। तो ये 3 लोग हैं जो कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सब डिस्ट्रिक्ट परगना में इन्वॉल्व है। ये हमारा परगना है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ये गोला है, ठीक है। आगे चलिए, ईच डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड अ लार्ज सपोर्ट ऑफ क्लर्क्स, पूरा स्टाफ होता है ना, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स एंड अदर फंक्शनरीज हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स, ठीक है भैया। Persian was made the language of administration throughout, but local languages were used for village accounts, ठीक है, क्योंकि विलेज में कौन पर्शियन बोलेगा भैया, ठीक है। तो लैंग्वेज भी हमें पता चल गई, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भैया मुगल क्रॉनिकलर्स हमेशा यही दिखाते थे कि जो एम्परर और उसका कोर्ट है वही एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus को कंट्रोल करते हैं विलेज लेवल तक। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन तो होगी ही, आपको इतना कुछ मैनेज करना, इतने सबऑर्डिनेट लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लैंडेड मैग्नेट्स, द जमींदार्स and the representatives of the Mughal emperor was sometimes marked by conflicts over authority and share of resources। किसके बीच में भैया, जमींदार्स के बीच में, और कौन, मुगल एम्परर के जो उनके ऑफिशियल्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके बीच में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। किसको लेके, अथॉरिटी और रिसोर्सेज। द जमींदार्स ऑफन सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग पेजेंट सपोर्ट अगेंस्ट द स्टेट। जमींदार्स वो थे जो कई बार आवाज़ भी उठाते थे पेजेंट्स को इकट्ठा करके अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटी। क्लियर है, चलिए ना मूविंग ऑन टू द रीडिंग पार्ट। हमारा टॉपिक नंबर 9, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, यानी कि भैया एम्पायर से बाहर की बात हो रही है, पड़ोसियों की बात हो रही है, ठीक है। राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स list many high sounding titles assumed by Mughal emperors. These include general titles such as Shahenshah, kings of kings, और specific titles assumed by individual kings, जैसे कि जहांगीर ने वर्ल्ड सीजर रखा था, शाहजहां ने किंग ऑफ द वर्ल्ड रखा था, ठीक है। अब देखिए इन टाइटल से क्या दिखाना चाहते थे क्रॉनिकलर्स एंड इवन द किंग्स, कि भैया हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, ठीक है। वी हैव अनकंटेस्टेड टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। बट भैया अब हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज में और रूलर्स देखेंगे जो उनके रिलेशनशिप्स थे, उनकी जो टेंशन थी विद कंपीटिंग रीजनल इंटरेस्ट्स। तो भैया सबसे पहले सफाविद्स एंड कांदाहार, द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन मुगल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ Iran and Turan hinged on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountains that separated Afghanistan from the regions of Iran and Central Asia। हमने बताया ये बाउंड्री यहाँ तक की मुगल एम्पायर है और वहाँ हमारा अफगानिस्तान पड़ता है। मैंने आपको समझाया था हिंदू कुश माउंटेन्स कहाँ पे है, राइट। All conquerors who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush mountains, ठीक है भैया। चलिए, a constant aim of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategic outposts, notably Kabul and Kandahar, कि भैया हम ये डेंजर लोग वहाँ से आ रहे हैं, इसको कैसे बचाएंगे, काबुल से और कांदाहार से। अब देखिए कांदाहार वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन, कांदाहार पे हमेशा लड़ाई चलती रहती थी सफाविद्स की और मुगल्स की। सफाविद्स कौन भैया, जो उधर के रूलर हैं, और मुगल्स जो इधर के रूलर हैं। द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन पोजेशन ऑफ हुमायूं, पहले भैया कांदाहार हुमायूं के पास था, ठीक है, जो बाद में अकबर ने भी रिकॉन्कर कर लिया था एनिमीज से, ठीक है। While the Safavid court retained diplomatic relations with Mughals, it continued to stake claims to Kandahar। सफाविद्स बोलते रहे नहीं ये तो हमारा एरिया है, हमारा एरिया है। फिर 1613 में जहांगीर ने एक डिप्लोमेटिक इन्वॉय को भेजा टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास टू प्लीड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कांदाहार, यानी कि भैया कांदाहार हमें वापस दो, हमारा है, बट वो फेल हो गया। फिर भैया एक पर्शियन आर्मी ने कांदाहार पे कब्जा कर लिया। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन वाज डिफीटेड एंड हैड टू सरेंडर फोर्ट्रेस एंड द सिटी टू द सफाविद्स। तो कांदाहार कहाँ की हो गई, सफाविद्स की हो गई। सफाविद इवेंचुअली जीत गए और उन्होंने कांदाहार ले लिया। क्लियर है, कांदाहार वाज द एरिया, द फोर्ट्रेस टाउन, ठीक है, आई बात समझ में। सो दिस वाज एन इवेंट जो हुआ था बिटवीन सफाविद्स एंड द मुगल्स। क्लियर है, यहाँ पे आप बैटल देख सकते हैं। अब भैया मुगल्स की ओटोमैन्स के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। ओटोमैन एम्पायर टर्की में एस्टैब्लिश था,
ठीक है, वॉज मार्क्ड बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स, यानी कि भैया ट्रेड मूवमेंट के ऊपर इश्यूज थे, ठीक है। दिस वॉज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, द पार्ट of Ottoman Arabia where the important pilgrim center of Mecca and Medina were located। भैया यहाँ पे आप pilgrims को free movement नहीं करने दे रहे हो, आने नहीं दे रहे हो, तो ये तो बहुत गलत है ना। So the Mughal emperor usually combined religion and commerce by exporting valuable merchandise to Aden and Mocha, both Red Sea ports, and distributing the proceeds of sales जो मिल रहा है वो चैरिटी में दे रहे हैं, जो श्राइन्स के कीपर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, रिलीजियस मैन हैं वहाँ पे। तो ऐसे कॉमर्स और रिलीजन को इंटीग्रेट किया जाता था, ठीक है। हाउएवर एक टाइम के बाद औरंगजेब ने नोट किया कि काफ़ी ज़्यादा ये फंड्स मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। सो ही फेवर्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया विच ही थॉट वॉज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मेक्का। क्लियर है, किसने कहा? ये औरंगजेब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा CUET को लेके, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं जेजुइट्स एट द मुगल कोर्ट। ये ऐसा टॉपिक है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। भैया यूरोप को इंडिया के बारे में कैसे पता चला? जेजुइट मिशनरीज के अकाउंट्स पे, उनके जो राइटिंग्स है उसके थ्रू, ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमैट्स के थ्रू। द जेजुइट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इंप्रेशंस ऑफ मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। भैया जब एक डायरेक्ट सी रूट की खोज हुई जो इंडिया में आता है एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, तो क्या हुआ? पोर्चुगीज मर्चेंट्स एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस इन कोस्टल सिटीज, कि भैया हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। द पोर्चुगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वो चाहते थे कि भैया इस एरिया में क्रिश्चियनिटी का प्रोपोगेशन हो, क्रिश्चियंस फैलें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? जेजुइट मिशनरीज। क्लियर है। चलिए, द क्रिश्चियन मिशंस टू इंडिया ड्यूरिंग 16th centuries were part of this process of trade and empire building. Akbar was curious about Christianity and dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priests. अकबर बहुत इंटरेस्टेड थे। The first Jesuit mission reached the Mughal court at Fatehpur Sikri in 1580 and stayed for about 2 years. क्लियर है। द जेजुइट्स स्पोक टू अकबर अबाउट क्रिश्चियनिटी, जो डिफरेंट वर्च्यूज है उलमा से रिलेटेड। 2 more मिशंस, फिर लोग आते गए। क्लियर है। जो जेजुइट अकाउंट्स थे, जो इनकी राइटिंग्स थी, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे एंड वो कैरेक्टर और माइंड ऑफ द एम्परर को दिखाते हैं, ठीक है। जो इनका स्टेटस था वो काफ़ी क्लोज था टू द किंग। एट पब्लिक असेंबलीज द जेजुइट्स वर असाइंड प्लेसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन, राइट। They accompanied him on campaigns, tutored his children, काफ़ी खास थे, and even they were companions of the king in his leisure time. क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए who were the Jesuit missionaries, how did they assist the emperor, तो ये पैराग्राफ आप वहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। चलिए, now let's move on to the last topic। अब भैया ये जो हाई रिस्पेक्ट दिखाई अकबर ने किनको? जेजुइट मिशनरीज को। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। वो बिल्कुल भी एकदम इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, बिल्कुल भी वो इंक्लाइंड नहीं है किसी स्पेसिफिक रिलीजन को लेके। दे इंटरप्रेटेड द एम्परर्स ओपन इंटरेस्ट इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एज अ साइन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ देयर फेथ। क्लियर है। So this Akbar's quest, Akbar's search for religious knowledge led to interfaith debates in the Ibadat Khana at Fatehpur Sikri between learned Muslims, Hindus, Jainas, Parsis and Christians. क्लियर है कि भैया अकबर के कैसे रिलीजियस व्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड थे एज ही क्वेरीड स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सेक्ट्स एंड कल्चर्स। क्लियर है। इंक्रीजिंगली आगे क्या किया? ही मूव्ड अवे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन्स टूवर्ड्स अ सेल्फ कंसीव्ड एक्लेक्टिक फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्शिप फोकस्ड ऑन लाइट एंड द सन, यानी कि ही बिलीव्ड इन डिवाइन लाइट, द डिवाइन थ्योरी। जैसे हमने पढ़ा, अकबर एंड अबुल फजल क्रिएटेड अ फिलोसफी ऑफ लाइट एंड यूज्ड इट टू शेप द इमेज ऑफ द किंग एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट। क्लियर है। सो इन कंक्लूजन, अ डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हु इज द सोवरेन हैज सुप्रीम सोवरेनिटी ओवर हिज पीपल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज एनिमीज। क्लियर है, राइट। चलिए,
सो गाइज वी हैव फाइनली कवर्ड द होल चैप्टर. बहुत एफर्ट लगता है ये करने में, गला दुख जाता है. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर थोड़ा सा भी पसंद आए सबसे पहले तो कमेंट्स में रिव्यू डालो और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आई कैन से यू आर एक्चुअली focused and concerned about your studies. All the best. I wish you all the luck for whatever exam you are targeting. So guys, that is it for this video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.